नमस्कार दोस्तों, एजुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे है, दैट इज द लेनिनिज्म एंड हाउ फार लेनिनिज्म डिफर्ड फ्रॉम मार्क्सिज्म। अब देखिए दोस्तों, कम्युनिज्म, देखिए मार्क्स के पहले से भी सोशलिज्म था। सोशलिज्म इमर्ज्ड एज ए रिएक्शन टू कैपिटलिज्म, लेकिन जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म को पॉपुलराइज किया मार्क्स नहीं, मार्क्स की ही कम्युनिस्ट थ्योरी ने। अब कम्युनिज्म की जो एस्टेब्लिशमेंट है या कम्युनिस्ट जो सिस्टम है, उसकी जो एप्लीकेशन है, दैट वाज नॉट एग्जैक्टली डन बाय मार्क्स। मार्क्स ने ये थियोरी तो दिया था, लेकिन उन्होंने उनका कोई एप्लीकेशन नहीं किया था। उनका पहला एप्लीकेशन हुआ था रशिया में आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन एंड व्हेन लेनिन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो अगर हम लेनिन की बात करें, मार्क्सिज्म में देखिए, कम्युनिज्म में हमें मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म, ये तीन चीज पढ़ना होता है। तो माओइज्म और लेनिनिज्म, दिस टू वाज बेस्ड अपॉन मार्क्सिज्म, लेकिन मार्क्सिज्म को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेनिनिज्म और माओइज्म आया था। अब हमें इस क्लास में हम लेनिनिज्म जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, लेनिन ने जो चैलेंज फेस किया था, दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिज्म आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। अब देखिए, मार्क्स की थ्योरी को बोला जाता है इट इज एन यूटोपियन थ्योरी। यूटोपियन मतलब विच इज नॉट प्रैक्टिकल, इम्प्रैग्मेटिक। तो कब अब कोई भी एक यूटोपियन थ्योरी को जब अप्लाई करना होगा एट द ग्रासरूट लेवल, ऑन द ग्राउंड लेवल, यू हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस। और यही चैलेंज लेनिन को फेस करना पड़ा था, और इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेके आए थे मार्क्सिज्म की थ्योरी में, विच इज डिस्टिंक्टली नोन एज लेनिनिज्म। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने चैलेंजेस क्या फेस किया था। द फर्स्ट चैलेंज ही फेस्ड वाज व्हाई द प्रोफेसी गिवन बाय मार्क्स डिड नॉट सक्सीड। ठीक है, देखिए मार्क्स ने अपने थ्योरी में एक प्रोफेसी दिया था। द प्रोफेसी वाज दैट कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म इज फुल ऑफ इंट्रा कंट्राडिक्शन, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंट्रा कंट्राडिक्शन कैपिटलिज्म विल फेल इटसेल्फ। और कैपिटलिज्म की जब फेल होगा तो देयर विल बी अ रेवोल्यूशन दैट विल बी टेकिंग प्लेस, एंड थ्रू दैट रेवोल्यूशन the socialist system will be established, and that the socialist system will emerge into communist system। ठीक है ना, that was Marx theory। और उन्होंने बोला था कि इन दिस प्रोफेसी कि क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कैपिटलिज्म सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, तो रेवोल्यूशन भी सबसे पहले ब्रिटेन में होगा, क्योंकि ब्रिटेन का मार्केट ही सबसे पहले सैचुरेट हो जाएगा, एंड ब्रिटेन विल सफर फॉर द फर्स्ट टाइम द इंटरकंट्रडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। लेकिन ब्रिटेन में देखिए कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। इनफैक्ट ब्रिटेन के जगह पे सबसे पहले जहां पे रेवोल्यूशन हुआ दैट वाज रशिया। तो लेनिन को पहले तो ये जस्टिफाई करना था या ये एक्सप्लेन करना था कि व्हाई द प्रोफेसी ऑफ मार्क्स डिड नॉट वाज नॉट सक्सेसफुल। इसीलिए देखिए मार्क्स को क्या बोला जाता है कि द प्रोफेटिक मार्क्स वाज ए फेलियर बट द साइंटिस्ट मार्क्स वाज ए सक्सेस। क्योंकि मार्क्स की जो क्लास स्ट्रगल की जो साइंटिफिक थ्योरी उन्होंने दिया था दैट वाज वेरी मच सक्सेसफुल, क्योंकि क्लास स्ट्रगल की थ्योरी को देकर के सोशियोलॉजी के बहुत सारे फेनोमेनन को डिस्क्राइब या एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है ना, तो प्रोफेटिक मार्क्स वाज ए फेलियर। तो इसके लिए लेनिन ने कहा कि क्योंकि मतलब कि सबसे पहले आना चाहिए था ब्रिटेन में ही ये रेवोल्यूशन, लेकिन ब्रिटेन में इसलिए नहीं आया बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज और कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन का मार्केट सबसे पहले सैचुरेट हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन के लिए क्या हुआ कि ब्रिटेन को एक न्यू मार्केट मिल गया, एंड दिस न्यू मार्केट वाज इन द कॉलोनीज। अगर उनके पास कॉलोनी नहीं होता तो जरूर उनके मार्केट बहुत पहले ही सैचुरेट हो गया होता और बहुत पहले ही ब्रिटेन में रेवोल्यूशन आ गया होता। बट बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म, द रेवोल्यूशन डिड नॉट टेक प्लेस इन ब्रिटेन। और इसीलिए देखिए जो कम्युनिस्ट थ्योरी है या फिर जो बाद में चल के जो रशिया या यूएसएसआर की इमरजेंस हुई, दे वर वेरी मच एंटी कॉलोनियलिस्ट। इनफैक्ट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था 1917 में, और इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो इस टाइम पे रशिया वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एलाइड पावर्स, उनके साथ थे। लेकिन जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद रशिया ने वॉर से विथड्रॉ कर लिया और उनको एक हेवी प्राइस भी उसके लिए पे करना पड़ा था।
लेकिन फिर भी उन्होंने वॉर से विथड्रॉ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि दिस वॉर वाज एक्चुअली फॉर द वॉर ऑफ colonial possession. It was a competition of colonial possession, and this anti-colonialism concept was adopted by USSR later on. So this was the first challenge faced by Lenin, right? The second challenge he faced was, मार्क्स ने कहा था कि ये जब रेवोल्यूशन होगा, रेवोल्यूशन में किसी भी लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीडरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी. इनफैक्ट जो वर्कर्स है, द वर्कर्स विल बी यूनाइटेड बाय देमसेल्व्स एंड द वर्कर्स विल रिवोल्ट. उनमें कोई भी लीडर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्क्स जब भी लीडरशिप आ जाता है तो फिर से समाज में एक इनइक्वालिटी आ जाता है, क्योंकि लीडर्स आर ऑलवेज प्रिविलेज्ड. और अब यही लीडर क्लास बाद में चल के इनइक्वालिटी का एक ओरिजिन बनेगा. दैट वाज व्हाट मार्क्स सेड, ठीक है ना. तो इसलिए उन्होंने कहा कि लीडरशिप की जरूरत नहीं है. लेकिन लेनिन ने प्रैक्टिकली इस रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल करना चाहते थे और उन्होंने समझा था कि लीडरशिप की जरूरत है. द कॉमन पीपल कैन नॉट फाइट बाय देमसेल्व्स, इवन द वर्कर्स कैन नॉट फाइट बाय देमसेल्व्स. तो एक लीडरशिप की जरूरत है और वो लीडरशिप कहां से प्रोवाइड किया जाएगा? बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी भी बनाया जो मतलब कि बोल्शेविक पार्टी के नाम से जाना जाता है. So it is this communist party which will give the leadership to the people and this will be called as the vanguard. Vanguard. तो उन्होंने अपने vanguard की थ्योरी दिया था, जिन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी will lead the people to revolution. Right? This was the second point in Lenin's theory. The third point that comes, or the difference that comes with Marxism is that मार्क्स ने स्टेटलेस सोसाइटी की बात की थी. मार्क्स ने कहा था कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, क्योंकि इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट की जरूरत क्यों होता है? स्टेट का मेनली दो जरूरत होता है. वो एक होता है कि जो हैव क्लास है, हैव क्लास को सपोर्ट करना, हैव क्लास को सपोर्ट करना ही स्टेट का काम होता है. जैसे मार्क्स ने कहा था कि जब स्लेव सोसाइटी था, मास्टर एंड स्लेव, तो जो मास्टर्स थे उनको सपोर्ट करते थे स्टेट. फिर बाद में चल के जब फ्यूडल सोसाइटी आया तो जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनको स्टेट के सपोर्ट मिला. फिर बाद में जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी आया तो जो कैपिटलिस्ट थे उनको स्टेट का सपोर्ट मिला. लेकिन एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में देयर इज नो हैव क्लास और हैव नॉट क्लास, क्योंकि मार्क्स ने क्लासलेस सोसाइटी की भी बात किया था. तो जब क्लास ही नहीं है, कोई अपर क्लास लोअर क्लास नहीं है, या कोई प्रिविलेज क्लास या हैव नॉट क्लास है ही नहीं, तो फिर स्टेट की जरूरत भी नहीं है. तो मार्क्स ने कहा था देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट. मार्क्स ने एक और कहा था कि स्टेट की जरूरत इसलिए पड़ता है कि देखिए स्टेट क्राइम को कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल द क्राइम इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द स्टेट. तो मार्क्स ने कहा कि ज्यादातर जो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनइक्वालिटी. तो ज्यादातर क्राइम जो होता है वो जो लोअर क्लास है वहां पे ओरिजिन होता है. एंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज द ओरिजिन और बर्थ प्लेस ऑफ ऑल द क्राइम. लेकिन अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ही नहीं, जब अगर लोअर क्लास अपर क्लास है ही नहीं, तो समाज में कोई क्राइम भी नहीं होगा. और अगर क्राइम भी नहीं होगा तो फिर स्टेट की जरूरत भी नहीं है. ठीक है ना. इसलिए मार्क्स ने कहा था देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट और स्टेटलेस सोसाइटी की उन्होंने बात किया था. लेकिन लेनिन ने समझा कि नहीं, एक देश को चलाने के लिए स्टेट की जरूरत है. इनफैक्ट द स्टेटलेस सोसाइटी, दिस कॉन्सेप्ट इज साउंड्स वेरी ब्यूटीफुल बट इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल और यूटोपियन. तो उन्होंने कहा था कि हाँ, स्टेट की जरूरत है. हियर ऑल्सो लेनिन डिफर्ड फ्रॉम मार्क्सिस्ट थ्योरी. अब देखिए मार्क्स के थ्योरी में ना तो कोई पार्टी था, ना तो कोई लीडरशिप था, ना तो कोई स्टेट था. लेकिन लेनिन के थ्योरी में पार्टी भी है, लीडरशिप भी है और स्टेट भी है. तो अगर पार्टी और लीडरशिप है, पार्टी और स्टेट है, लीडरशिप एंड स्टेट दोनों चीज अगर लेनिनिज्म में है, उसके फंक्शनिंग कैसे होगा, इसके ऊपर भी लेनिन को कुछ बताना था कि इसके फंक्शनिंग कैसे होगा. तो इन दिस रिगार्ड ही गेव द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म. अब डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में क्या बोला जा रहा है कि इट विल बी अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बट एट द सेम टाइम सेंट्रलाइज सिस्टम एज वेल. तो इट इज लाइक द सिस्टम विल बी लाइक अ पिरामिड. ठीक है ना. तो पिरामिड में कुछ लेयर होगा और हर एक लेयर पे कम, मतलब जितना लेयर ऊपर जाता जाएगा उतना ही कम मेंबर्स होता जाएगा. ठीक है ना. तो एकदम नीचे के लेयर में सब मतलब कि बहुत ज्यादा पीपल, राइट. तो कॉमन वर्कर्स, कॉमन पीपल, उसके ऊपर का लीडरशिप, फिर ऐसे करके. अब देखिए कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा,
तो जो एकदम टॉप में जो बैठे हैं, जो लीडरशिप है, दे आर कॉल्ड पॉलिट ब्यूरो, राइट। और जो नीचे है, मतलब नीचे वर्कर्स लेवल पे है, उनको कहा जाता है कॉमरेड और द कैडर, राइट। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में यह कहा गया कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा, द डिसीजन विल फर्स्ट बी डेमोक्रेटिकली टेकन बाय द लोअर ग्रुप, लोएस्ट ग्रुप। फिर इनका जो डिसीजन होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द अपर ग्रुप, जस्ट द अपर ग्रुप। फिर यहाँ से इस ग्रुप में, फिर यहाँ से इस ग्रुप में, फिर यहाँ से इस ग्रुप में, एंड फाइनली द decision will be taken by the top leadership. Now, once the decision has been taken by the top leadership, no one can oppose it. क्योंकि under democratic process, thus this decision has been taken or this decision has been adopted. तो इसीलिए बोला जाता है, देखिए, it is democratic centralism, क्योंकि democratic process से लिया जा रहा है और इसका एक centralization देखने को मिल रहा है, right? So these are the main theories, these are the main points in which Lenin differs from मार्क्स। अब देखिए उनकी ये जो थ्योरी थी, इसी के वजह से जो दो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिला था रशियन रेवोल्यूशन के बाद, विच इज मेनली समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वॉर कम्युनिज्म। वॉर कम्युनिज्म, अब देखिए इस वॉर कम्युनिज्म में मेनली दो पॉइंट था, एक था डिक्री ऑन लैंड एंड दूसरा डिक्री ऑन पीस। देखिए डिक्री ऑन पीस क्या था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लेनिन ने कहा था इट वाज द कॉलोनियलिज्म व्हिच इज द मेन रीजन कि मार्क्स की प्रोफेसी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो जितने भी कॉलोनियल सिंबोलिज्म जिस चीज में भी है, उससे हम विथड्रॉ करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहां से विथड्रॉ किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उन्होंने विथड्रॉ किया, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे कॉलोनीज, मतलब जार के टाइम पे, रशियन जार के टाइम पे जितने कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज को भी उन्होंने गिव अप कर दिया। और क्योंकि जब उन्होंने वॉर से विथड्रॉ किया था तो उनके बहुत सारे कॉलोनीज को जर्मनी ने ले लिया था, जर्मनी। This is the price Russia had to pay, but this was his decree on peace कि अब हमें कोई भी imperialistic या colonial war में इन्वॉल्व नहीं होना है, या फिर कोई भी colonial possession हमें नहीं रखना है। That was his decree on peace. And on the other hand, decree on land was based upon the bringing equality in the society. क्योंकि देखिए रशियन समाज में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, रशियन सोसाइटी और रशियन इकोनॉमी वाज मोस्टली बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो लैंडलॉर्ड थे, लैंडलॉर्ड की जो प्रिविलेजेस थी और लैंडलॉर्ड की जो डोमिनेशन था, दैट वाज एबोलिश्ड, और सारे लैंड ले लिया गया था, एंड दैट लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट। तो इस तरीके से एक मतलब कि कम्युनिस्ट सोसाइटी को या कम्युनिस्ट सिस्टम को एस्टेब्लिश भी किया गया था, राइट। So this is all based upon the theory of Lenin. Thank you.